गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस को। सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के। डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको कराने वाला हूं, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट 5 प्रीवियस ईयर पेपर सेट का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से कवर करवा दिया है। 2018 से लेकर के 2021 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपके पास आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 में बचे दिनों की संख्या बहुत कम है। मैक्सिमम हम कह सकते हैं 10 से 15 दिन आपके पास बता है। तो लास्ट के इन 15 दिनों में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अभी तक मैंने 5 प्रीवियस ईयर पेपर सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। तो बिल्कुल शानदार तरीके से आप इन 5 प्रीवियस ईयर पेपर सेट को कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। आने वाले समय में डियर स्टूडेंट मैं कम से कम 10 प्रीवियस ईयर पेपर सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो इस तरीके से यदि आप अच्छी तरीके से कंप्लीट 10 प्रीवियस ईयर पेपर सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन करके जाते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 65 प्लस या 70 के अराउंड 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट डियर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि आप किस पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मैटर यह नहीं करता कि किस पब्लिकेशन की बुक से हम प्रैक्टिस करवाते हैं, बस आप क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझिए। ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। यदि आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपके एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट पर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए छूटेगा नहीं। तो बस इतना सा बात ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझिए। यदि कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे डियर स्टूडेंट तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उस कॉन्सेप्ट या उस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। तो ध्यान में रखिएगा, किस पब्लिकेशन की बुक से कोई भी टीचर पढ़ा रहा है ये मैटर नहीं रखता है, बस आप क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस के लेवल को अच्छी तरीके से समझते जाइए। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है डियर स्टूडेंट, वो आपका घातांक का क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 51 को, तो दे रखा है 2 पे पावर n प्लस 4, दे रखा है आपको 2 पे पावर n प्लस 4, और आपको दे रखा है माइनस का 2 इंटू 2 पे पावर n, माइनस का 2 इंटू 2 पे पावर n डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 2 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर n प्लस 3 के रूप में, और माइनस में प्लस में आपको दे रखा है 2 पे पावर माइनस का 3 बराबर है आपका डियर स्टूडेंट x। तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 पे पावर n प्लस 4 है, तो इसको घातांक के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर n प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर n इंटू का 2 पे पावर 4 के रूप में। क्योंकि यदि आपके आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आपका मिल जाएगा। यानी कि इस वैल्यू का मैंने फैक्टराइज कर दिया, गुणनखंड कर दिया। अब देखिएगा माइनस का 2 इंटू 2 पे पावर n हो जाएगा डिवाइडेड बाई, और नीचे भी आपका 2 इंटू 2 पे पावर n प्लस का 3 है, इसको भी आप फैक्टराइज कर दीजिए। तो जो आपका 2 पे पावर n प्लस 3 है, इसको आप गुणनखंड करेंगे घातांक के नियम से, तो 2 पे पावर n इंटू का 2 पे पावर 3 हो जाएगा, प्लस का 2 पे पावर माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर माइनस 3 को डियर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 3 के रूप में।
2 पे पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 3 के रूप में, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ रखा है घातांक में 1 पे पावर -m की वैल्यू 1/a पे पावर m होती है। तो यहाँ से 1/2 पे पावर 3 का मान कितना हो जाएगा? 1/8, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो 8 मिल जाएगा, बराबर आपका है x। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा ऊपर में आपका 2 पे पावर n कॉमन है, तो ऊपर से जब 2 पे पावर n कॉमन लोगे तो मिलेगा 2 पे पावर 4। तो 2 पे पावर 4 की वैल्यू होती है 16 माइनस का, यहाँ पर 2 पे पावर n कॉमन लोगे तो 2 मिलेगा, और नीचे में देखो 2 इंटू 2 पे पावर n इंटू का 2 पे पावर 3 है ही, और प्लस का आपका हो जाएगा 1/8 बराबर आपका x हो जाएगा। अब देखो 2 पे पावर n से 2 पे पावर n आपका कैंसिल, तो 16 में से 2 घटाओगे 14 हो जाएगा। और देखो 2 पे पावर क्यूब का मान होता है 8, 8 का गुणा 2 में करोगे तो 16 हो जाएगा। उसके बाद से प्लस का आपका हो जाएगा 1/8 बराबर आपका हो जाएगा x। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 16 और 8 का जो एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा 8, यहाँ से आपका 14 है ही। अब देखो 8 दूना 16 प्लस का आपका हो जाएगा 2 बराबर आपका हो जाएगा x। हर में कितना है? हर में आपका 16 है, तो इसको मैं 16 कर लेता हूँ क्योंकि एलसीएम आपका 16 आया। अब देखो 14 2 16 यानी कि कितना हो जाएगा? 14 2 16 बट्टे का 16 बराबर आपका हो जाएगा x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी 1। इस तरीके से जो x का मान होगा वो आपका 1 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 52, तो ध्यान से आप प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते जाइए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा कि यदि आप अच्छी तरीके से 1 से 2 बार देख लेते हैं किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, तो 100% आपको एक्यूरेसी के साथ कहीं से भी इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे छूटेगा नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 को बोला है यदि एक त्रिभुज के कोण आपका 3:4:5 के अनुपात में है, तो क्रमशः सबसे छोटे कोण का मान डिग्री में और सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में क्या है ये आपको बताना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात दे रखा है वो आपको दे रखा है 3:4:5 के रूप में। कितने के रूप में दे रखा है? 3:4:5 के रूप में। अब आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। और जो कोणों का मान दे रखा है अनुपात में 3:4:5, यानी कि 5 4 9 3 12, यानी कि जो 12 रेशियो की वैल्यू है वो कितने डिग्री के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अनुपात में जो तीनों कोण दे रखा है 3:4:5, यानी कि 5 4 9 3 12 अनुपात की जो वैल्यू है 180 डिग्री के बराबर है। तो 12 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा, यानी कि एक अनुपात की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। अब इन तीनों में सबसे छोटा कोण क्या है? तो अब इन तीनों में सबसे छोटा कोण है वो आपका 3 अनुपात में। तो यदि आपका एक अनुपात की वैल्यू 15 डिग्री है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 3 अनुपात की वैल्यू आपका मिल जाएगा 45 डिग्री। यानी कि जो सबसे छोटा कोण है वो आपका डिग्री में बताना है, जो कि 45 डिग्री हो गया। और जो आपका सबसे बड़ा कोण है इसको आपको रेडियन में बताना है। तो एक अनुपात की वैल्यू यदि आपका 15 डिग्री है तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 अनुपात की वैल्यू आपका हो जाएगा 75 डिग्री। इस 75 डिग्री का मान आपको रेडियन में बताना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? पाई बटे 180 से गुणा कर लो। तो देखो 15 पचे 75, अब 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कितना मिल जाएगा? 5 पाई बाई 12। इस तरीके से इस त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण होगा
वो डिग्री में आपका 45 डिग्री हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा कोण होगा रेडियन में वो आपका 5 पाई/12 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे थोड़ा छोटा कोण जो होगा 45 डिग्री होगा, और सबसे बड़ा कोण रेडियन में 5 पाई/12 होगा। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53, किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, बस ध्यान से आप प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते जाइए। कहीं से भी आपका किसी भी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका है, एक समतल पर दो खंभे जिनकी ऊंचाई आपका 6 मीटर तथा 11 मीटर है, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या है, ये आपको बताना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यदि आप फिगर ड्रा कर लिए तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व। तो ध्यान से देखिएगा, बोला है कि एक समतल पर दो खंभे हैं 6 मीटर और 11 मीटर का। तो सबसे पहले हम दुई ठो खंभा बना लेते हैं, एक आपका बड़ा वाला खंभा है और एक आपका छोटा वाला खंभा है। छोटे वाले खंभे की लंबाई आपका 6 मीटर है, और जो बड़ा वाला खंभा है डियर स्टूडेंट इसकी लंबाई आपका है 11 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इनके पादों के बीच की दूरी दे रखा है 12 मीटर, तो ए 12 होगा, तो यहाँ से भी ए भी 12 होगा। अब एक बात ध्यान से समझना, यदि आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर है और यह पूरी दूरी आपका 11 मीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगा ये भी आपका 6 मीटर होगा, क्योंकि यह 6 है तो यह भी 6 होगा। तो पूरा तो आपका 11 है, इतना 6 हो गया, तो इतना आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 मीटर। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यह बताना है कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी बताना है, यानी कि यह दूरी आपको बताना है। तो नामकरण कर देते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट है। तो ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ए बी सी से, ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ए बी सी से जो आपका ए सी है एक कण के रूप में है। AC की वैल्यू आपको याद करना है, तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो AB की वैल्यू दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस का BC की वैल्यू आपका है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर करोगे 144, अब 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो 144 और 25 जोड़ोगे तो 169, यानी AC के स्क्वायर की वैल्यू 169 मिल गया। लेकिन आपको निकालना है केवल और केवल AC की वैल्यू, तो जो AC की वैल्यू आएगा वो आपका 13 मीटर हो जाएगा, यानी शीर्षों के बीच की जो दूरी होगी वो आपका 13 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को भी। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं इस तरीके से बता दूंगा कि कभी भी आपको भूलने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपका है, यदि दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:3 है तथा उनके व्यासों का अनुपात 3:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को। बोला है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन का अनुपात आपको दे रखा है 1:3। तो मैं मान लेता हूँ शंकु के आयतन है V1:V2 के अनुपात में, और इसकी जो वैल्यू दे रखा है 1:3 के रूप में। इनके व्यासों में जो अनुपात दे रखा है डियर स्टूडेंट वो आपको दे रखा है 3:5 के रूप में, यानी कि D1:D2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 3:5 के रूप में। तो आपको पता है कि जो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास जो आपका होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यदि आपका व्यास 3 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आपका 3/2 हो जाएगा। यदि व्यास आपका 5 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5/2,
यानी कि आपने निकाल लिया R1 अनुपाते R2 की जो वैल्यू होगी वो आपका 3/2 अनुपाते 5/2 होगा, क्योंकि जो आपकी त्रिज्या होती है वो व्यास का आधी होती है, तो 3 का आधा 3/2 और 5 का आधा 5/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा V1/V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू का H1, और जो V2 की वैल्यू आएगी 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू का H2, क्योंकि जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। तो पहले शंकु के लिए मैंने मान लिया 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, और दूसरे के लिए 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, 1/3 पाई से 1/3 पाई। अब V1/V2 का मान आपको दे रखा है 1/3 के रूप में, बराबर R1 का मान कितना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 हो जाएगा, इंटू का H1 हो जाएगा। R2 की वैल्यू कितना है 5/2, 5/2 का स्क्वायर करोगे तो 25/4 हो जाएगा, इंटू का आपका हो जाएगा H2। A4 से A4 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/3 बराबर 9H1 बट्टे का 25 H2 के रूप में। तो यहाँ से आप H1 बटे H2 की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से आपका H1 बटे H2 की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, H1 अपान H2 की वैल्यू मिलेगा 25/27 के रूप में, 25/27 के रूप में। इस तरीके से H1 और H2 में जो अनुपात होगा वो आपका 25/27 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 25/27। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को भी, बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपका है डियर स्टूडेंट, n पदों का माध्य आपका x है, यदि पहले पद में 1 की वृद्धि, दूसरे पद में 2 की वृद्धि तथा इस प्रकार नया माध्य क्या होगा। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो ये आंसर मिल जाएगा। बोला n पदों का माध्य आपका x बार है, पहले पद में 1 की वृद्धि और दूसरे पद में आपका 2 की वृद्धि, इस प्रकार से नया माध्य क्या होगा। तो जो आपका नया माध्य होगा डियर स्टूडेंट वो आपका n+1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा, क्योंकि पहले पद में 1 की वृद्धि किया है, दूसरे पद में 2 की वृद्धि, यानी कि एक सीक्वेंस में पहले पद में 1 की वृद्धि, दूसरे पद में 2 की वृद्धि, तीसरे पद में 3 की वृद्धि कर रहा होगा। यानी कि जो आपका नया माध्य होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 के रूप में होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 को आप ध्यान से देखिएगा। बोला यदि एक सरल रेखा बिंदु -1/2, 1 तथा 1, 2 से गुजरती है तो x अक्ष खंड होगा, x अंतःखंड क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, जो आपके बिंदु दे रखे हैं -1/2, 1 और जो दूसरा बिंदु दे रखा है डियर स्टूडेंट वो आपको दे रखा है 1, 2 के रूप में। तो x अक्ष खंड क्या होगा ये आपको बताना है कि x अक्ष का अंतःखंड क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले x अक्ष का अंतःखंड निकालने के लिए आपको दो बिंदुओं के बीच समीकरण कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि दो बिंदुओं के बीच के समीकरण का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच के समीकरण का फार्मूला आपका होता है y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस का y1 बटे का x2 माइनस का x1, अब ब्रैकेट में आपका होता है x माइनस का x1। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। यह जो वैल्यू है x1 और y1 का है, और यह जो वैल्यू है x2 और y2 का है। ठीक है, अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो y माइनस का y1 की वैल्यू 1 है बराबर y2 की वैल्यू आपका 2 है, अब माइनस y1 की वैल्यू कितना है 1 है तो 1 रख दिया, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 1 है
और x1 की वैल्यू माइनस का 1/2, तो फार्मूला से माइनस और a माइनस आपका जुड़ करके प्लस हो जाएगा 1/2। अब ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू आपका 1/2, तो फार्मूला से माइनस और यह माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 1/2। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो y माइनस का 1 बराबर 1/1 प्लस 1/2 करोगे तो 3/2 मिलेगा, और a आपका x प्लस का 1/2 है। इसी को सॉल्व कर लो, तो y माइनस का 1 बराबर 2/3 x प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा आपको 3y माइनस का 3 बराबर 2x प्लस का 2 का गुणा 1/2 में करोगे तो 1 मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसको हम एक सीक्वेंस में जमा लेते हैं, तो 2x है तो आपका 2x ले लिया। अब 3y जब आपका राइट साइड जाएगा तो माइनस का आपका 3y हो जाएगा। अब देखिएगा प्लस का 1 है राइट साइड में, जब माइनस का 1 आपका राइट साइड में जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा प्लस का 4 बराबर 0। अब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस का 3y बराबर माइनस का 4 के रूप में। अंतःखंड रूप होता क्या है? अंतःखंड जो रूप आपका होता है x बट्टे का a प्लस का y बट्टे का b बराबर 1 के रूप में, यानी कि राइट साइड में हमको 1 चाहिए, तो राइट साइड में 1 लाने के लिए करेंगे क्या, दोनों पक्षों में -4 से भाग दे देते हैं। तो दोनों पक्षों में जब आप -4 से भाग दोगे तो -4 और a माइनस और -4 से भाग दोगे, यानी कि बीच में आपका प्लस हो जाएगा। a माइनस ऑलरेडी है, इसमें -4 से भाग देना है तो माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, और 3y बट्टे का 4 हो जाएगा बराबर राइट साइड में 1 हो जाएगा। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में -4 से भाग दे दिया, तो यह वैल्यू आपका आ गया। अब देखो 2 से काट देते हैं, तो 2 दूना 4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बट्टे 2 प्लस का 3y/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हो, y बट्टे का 4/3 के रूप में। 3y/4 को हम y/4/3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 4/3 को 3 ऊपर जाएगा तो फिर यही आ जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 1। अब आप देख सकते हैं जो आपका यह वैल्यू है अंतःखंड रूप से पूरी तरह से मैच कर रही है। x बट्टे a प्लस का y बट्टे b बराबर 1। ये आपका माइनस में है तो माइनस लगा दो, तो ये आपका माइनस है तो माइनस लगा दो, तो -2 मैंने लगा दिया। आपको बताना है x अक्ष का अंतःखंड का मान क्या होगा। आपको बताना है डियर स्टूडेंट, x अंतःखंड होगा, तो x अंतःखंड कितना है, x अंतःखंड आपका -2 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 56 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 57, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 57 को भी, बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 57 को आप ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट। बोला है एक बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 264 वर्ग मीटर और आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 को, बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 264 मीटर स्क्वायर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई RH, जिसकी वैल्यू आपको दे रखा है 264। अब बेलन का आयतन इन्होंने दे रखा है 924, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 924। इसको आप मान लो 1 और इसको आप मान लो 2। तो करते क्या है, समीकरण 2 में हम 1 से भाग दे देते हैं, तो समीकरण 2 आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 924, और समीकरण 1 आपका क्या है 2 पाई आर एच बराबर आपका है 264। तो इस तरीके से जब आप समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दोगे तो यह वैल्यू आपको मिलेगा। अब देखना पाई से पाई खत्म, आई कार से ए कार खत्म, एच से एच खत्म, यहाँ पर 11 से काट लो तो 11/88, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 12 से काट लो 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, यानी क्या मिलेगा r/2 की जो वैल्यू होगी
वो आपका 7/2 के बराबर होगा। 2 से भैया 2 कैंसिल, यानी आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। आर की वैल्यू आपने निकाल लिया 7, लेकिन आपको निकालना है व्यास और ऊंचाई में अनुपात। तो यदि आपकी त्रिज्या 7 होगी तो व्यास कितना होगा? त्रिज्या यदि 7 होगी तो व्यास आपका 14 होगा, क्योंकि जो आपकी व्यास होती है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। इस तरीके से जो आपका व्यास होगा डियर स्टूडेंट वो आपका 14 होगा। सारी वैल्यू मीटर में है तो मीटर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। व्यास और ऊंचाई में अनुपात बताना है। अब देखिएगा आर का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके आप एस की वैल्यू निकाल लो। तो आर का मान 7 समीकरण 1 में रखते हैं तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने 7 निकाला है, गुणे का एच बराबर आपका है 264। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर 2 दूना 7, 22 से काटोगे 132 को तो 6 बार में जाएगा, यानी एच की जो वैल्यू आएगी वो आपका 6 मीटर आएगा। अब आपको बताना है कि बेलन के व्यास और ऊंचाई में अनुपात। तो बेलन का व्यास आपने निकाला है 14 और ऊंचाई आपका 6 है, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए तो 7:3 आ जाएगा। यानी कि बेलन के व्यास और ऊंचाई में जो अनुपात होगा वो आपका 7:3 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर लेना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है कि दिए गए चित्र में x का मान बताओ। दिए गए चित्र में बाबू x का मान बताना है। तो इस तरीके से इन्होंने एक फिगर दे रखा है, तो मैं भी फिगर बना लेता हूँ और यहाँ से इन्होंने इसको डायरेक्ट ऐसे कटिंग कर दिया, ठीक है। फिर ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद से ये आपका 5 सेंटीमीटर है और ये आपका x है। नामकरण भी किया है इन्होंने, नामकरण किया है पी ए बी सी डी के रूप में। ए इन्होंने माना इसको P, इसको A, इसको B, इसको C पॉइंट माना, इसको D पॉइंट माना। तो x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है कि x का मान क्या है। तो ध्यान से देखो, कभी भी किसी भी वृत्त को 2 रेखाएं काट रही हो तो ऐसे कंडीशन में आपका जो फार्मूला होता है छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा की। यानी कि आपका फार्मूला हो जाएगा PA गुणे PB बराबर PC गुणे PD के रूप में, क्योंकि छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा बराबर होता है छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा की। तो PA की जो वैल्यू है 6 है। अब P से B तक की वैल्यू क्या है? 9 और 6 कितना है? 15 है, बराबर P से C तक की वैल्यू आपका 5 है। अब P से D तक की वैल्यू क्या है? P से D तक की वैल्यू आपका 5 प्लस का x है, तो ये मैंने 5 प्लस का x रख दिया। 5 से काट लो, 5 या 15, तो 6 3 18 बराबर 5 प्लस का x हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी x का जो मान होगा वो आपका 13 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59। तो ध्यान से आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जाइए। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तो एग्जाम में कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन और डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है डियर स्टूडेंट। बोला है के किस मान के लिए रेखाएं 5x + 3y + 2 बराबर 0 तथा 3x - ky + 6 बराबर 0 एक दूसरे के लंबवत है। तो क्वेश्चन नंबर 59 को सॉल्व करने से पहले आपको लंबवत होने का कंडीशन पता होना चाहिए। आपको दे रखा है 5x + 3y + 2 बराबर 0। 5x प्लस का 3y प्लस का 2 बराबर 0, इसको हम मान लो समीकरण 1।
और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x माइनस के वाई प्लस 6 बराबर 0। 3x माइनस के वाई प्लस का 6 बराबर 0। तो दो रेखाओं के लंबवत होने का जो कंडीशन होता है m1 गुणे m2 बराबर माइनस 1 होता है। दो रेखाओं के लंबवत होने का जो कंडीशन होता है m1 गुणे m2 बराबर माइनस 1 होता है। वहीं पर यदि आपको दो रेखाओं के समांतर होने का जो कंडीशन होता है m1 बराबर m2 होता है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से m1 की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 से m1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यानी कि समीकरण 1 की प्रवणता निकालना है। तो m1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का x का गुणांक बटे का y का गुणांक। तो माइनस का x का गुणांक बटे 5 है और बटे का y का गुणांक आपका है 3 है, यानी m1 की वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस का 5 बटे 3, क्योंकि प्रवणता m बराबर आपका होता है माइनस का x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो माइनस का 5 बटे 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से m2 की वैल्यू निकालो। तो m2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस का x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो माइनस का x का गुणांक आपका है 3, y का गुणांक आपका है माइनस का के। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/3। तो इस तरीके से m1 और m2 की वैल्यू आपने निकाल दी। लंबवत होने का जो कंडीशन है वो आपका है m1 गुणे m2 बराबर माइनस का 1 है, ठीक। तो m1 की वैल्यू आपका है माइनस का 5/3 और m2 की वैल्यू आपका है 3/3 बराबर आपका है माइनस का 1। ये देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस से भी माइनस कैंसिल, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो आपका 5 मिल जाएगा। इस तरीके से k बराबर 5 पर दोनों समीकरण एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 60, तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट के साथ इस तरीके से पढ़िए कि डियर स्टूडेंट मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। यानी कि किसी भी चैप्टर को आप इस तरीके से पढ़ जाइए कि उस चैप्टर से संबंधित या किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट को इस तरीके से सॉल्व कर जाइए तो इस प्रीवियस ईयर पेपर सेट से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए छूटना नहीं चाहिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 को बोला है एक घन का आयतन उसके किनारे के योग के संख्यात्मक मान के समान है, तो उसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो आपका घन का आयतन होता है ये आपका a क्या क्यूब होता है और किनारों का जो संख्यात्मक मान होता है, यानी कि घन के जो टोटल किनारे होते हैं 12 होता है। तो इस तरीके से टोटल किनारों का जो संख्यात्मक मान होगा वो आपका 12 होगा। तो घन के आयतन को घन के किनारों के संख्यात्मक मान के बराबर बोला है, यानी कि घन का जो आयतन ए क्यूब होगा वो आपका 12 ए के बराबर होगा, क्योंकि एक घन में 12 किनारे होते हैं। ये बात आपको क्लियर है। तो यहाँ से आपका एक ए से एक ए कैंसिल कर दो तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगा 12। ए स्क्वायर की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपका 12। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, तो 6 गुणे a स्क्वायर की वैल्यू है 12, यानी कि 72 मिल जाएगा। इस तरीके से घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 72 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 61, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को भी बिल्कुल ध्यान से आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जाइए। बोला है दो बसों की चालों का अनुपात 5:3 है। यदि पहली बस 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है तो दूसरी बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को भी दो बसों की चालों में जो अनुपात है वो आपका 5:3 है। तो मैं मान लेता हूँ कि S1 अनुपात S2 की जो वैल्यू है वो आपका 5x/3x के रूप में दे रखा है, क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि चालों में अनुपात 5:3 है। तो मैंने मान लिया कि उनकी चालों में अनुपात 5x/3x के रूप में।
बोला है कि जो आपकी पहली बस है वो 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। ये आपकी पहली बस है और ये आपकी दूसरी बस है। पहली बस 800 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। आपको पता है दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय। तो पहली बस के लिए आपका D1 बराबर आपका हो जाएगा S1 गुणे T1 के रूप में। तो पहली बस जो है 400 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है? 8 घंटे में। अब पहली बस की चाल आपका कितना है? 5x। तो इसी को सॉल्व कर लो। 8 से काटेंगे 8 बचे 40 जीरो और 5 से काटेंगे तो 5 नहीं हम पता है, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका 10 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपने निकाल लिया 10 किलोमीटर प्रति आवर। आपको बताना है दूसरी बस की चाल क्या है। तो यदि x की वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति आवर तो दूसरी बस की चाल कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति आवर दूसरे बस की चाल होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 61 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरे बस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62 को भी तो बिल्कुल ध्यान से आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जाइए। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बोला यदि x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 तथा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 का मौसा है तो k का मान क्या है? तो बिल्कुल आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 62 को समझिए। आपको k की वैल्यू निकालना है। तो क्या आप एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 में x का मान रख कर के k की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। यानी कि पहला जो आपका समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से। अब देखिएगा दूसरा समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 मौसा जो दे रखा है जिन्होंने डियर स्टूडेंट वो आपका x माइनस का 6 मौसा दे रखा है x माइनस 6 बराबर मैं लिख सकता हूँ 0। x बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा 6। अब x का मान 6 यहाँ पर रख दो तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 6 यहाँ पर रखोगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस k गुणे 6 माइनस का 6 बराबर 0, यानी कि आपको मिल जाएगा कितना? माइनस का 6 के बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसिल 6 25 30, यानी के का जो मान आएगा वो आपका 5 आ जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी के की जो वैल्यू होगी वो आपका 5 हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 63। तो ध्यान से आप प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 63 आपका यदि x बराबर log BC बेस A, y बराबर log CA बेस B और z बराबर log AB बेस C, तो 1/1 प्लस x 1/1 प्लस y और 1/1 प्लस z का मान क्या है ये आपको बताना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिक और ट्रिक लगाएंगे तो मैक्सिमम इसको आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप बेसिक मेथड से जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो कम से कम आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो थोड़ा सा लॉजिक और ट्रिक लगाते हैं तो मैक्सिमम आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, 100% समझिए। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट log a बेस a के रूप में। अब आपको यह कंफ्यूजन होगा कि log a बेस a ही क्यों लिया? log a बेस a में a इसीलिए लिया क्योंकि जो आपकी x की वैल्यू है उसका बेस a है। जो x की वैल्यू है उसका बेस a है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी बेस a लिया। अब जब आपके log वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू समान होती है तो उसका मान 1 होता है, यानी हम 1 की जगह पर log a बेस a हम लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब x का मान आपको दे रखा है log bc बेस a के रूप में, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा दोनों के आधार समान है,
दोनों के आधार आपके समान है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं log ABC बेस ए। क्योंकि यदि आपके लघुगणक का नियम है, यदि आपके आधार बराबर और प्लस के रूप में है तो दोनों को हम आपस में गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बेसिक वाली क्लास में बता रखा है कि log m बेस a प्लस log n बेस a हो तो इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n बेस a के रूप में। क्योंकि यदि आपका पॉजिटिव में वैल्यू होती है तो यदि आधार बराबर हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो तो एक दूसरे से गुणा कर सकते हैं। यदि आपके आधार बराबर हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो भाग के रूप में आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब डियर स्टूडेंट 1 प्लस वाई की भी वैल्यू निकालते हैं। तो 1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, y में देखिए बेस में क्या दिया है, y के वैल्यू में बेस में आपको b दिया है, यानी 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे log b बेस b के रूप में। आपको y के सापेक्ष a की वैल्यू लेना है। जैसे y में जो बेस है वो b दिया है तो इसीलिए मैंने एक की जगह पर log b और बेस में भी b दिया। अब y की वैल्यू आपको दे रखा है log AC और बेस में b। अब देखो दोनों के बेस बराबर है, अब बीच में प्लस है यानी आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा log ABC बेस b। उसी प्रकार से आप 1 प्लस जेड की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की जगह पर क्या रखेंगे, जेड का जो बेस है वो आपका c है, यानी 1 की जगह पर हम रख देंगे log c बेस c के रूप में, प्लस जेड की जो वैल्यू है वो आपका log AB बेस c है। अब देखिए दोनों के आधार बराबर है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा log ABC अब इसमें c के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब सारी वैल्यू रख दो, 1 बट्टे का 1 प्लस एक्स की वैल्यू आपने निकाला है log ABC बेस में a प्लस का 1 बट्टे का 1 प्लस y की वैल्यू आपने निकाला है log ABC बेस में b के रूप में प्लस का 1 प्लस z का निकाल लो, उसकी वैल्यू कितना है log ABC और बेस में c के रूप में। अब देखो 1 बट्टे log ABC बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब पलटी मारोगे तो आपको मिल जाएगा log a बेस में ABC प्लस का, इसको जब पलटी मारोगे तो आपको मिलेगा log b बेस में ABC, और जब इसको पलटी मारोगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा log c बेस में ABC के रूप में। अब देखिएगा तीनों के आधार यहाँ पर भी बराबर हो गए, ABC ABC ABC, तो तीनों के आधार बराबर हो गए तो इसको भी हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों का, इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा log ABC बेस में ABC। जब आधार और log वाली वैल्यू बराबर होती है तो इसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब डियर स्टूडेंट मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को आप ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। आप ध्यान से समझिए, सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 आपका डियर स्टूडेंट बोला है कि यदि अल्फा तथा बीटा पूरक कोण है तो रूट ओवर कास अल्फा कोसेक बीटा माइनस कास अल्फा साइन बीटा का मान क्या है, ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 64 को। अल्फा और बीटा पूरक कोण, पूरक कोण का ये मतलब है कि अल्फा और बीटा के कोणों का जो योग होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे क्या है, 90 माइनस का बीटा। यहाँ तक आपको क्लियर है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि कास अल्फा इनटू का कोसेक बीटा माइनस का
कास अल्फा साइन बीटा का मान बताओ। कास अल्फा और साइन बीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा रूट ओवर कास अल्फा, तो कास अल्फा की जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस का बीटा इनटू का कोसेक बीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 का साइन बीटा माइनस का कास है तो कास अल्फा की जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस का बीटा के रूप में इनटू का आपका हो जाएगा साइन बीटा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट रूट ओवर तो रूट ओवर कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के, यानी कि साइन बीटा गुणे का आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन बीटा माइनस का कास 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा साइन थीटा के, यानी कि साइन बीटा गुणे का आपका हो जाएगा साइन बीटा। अब देखो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिल जाएगा 1 माइनस का साइन बीटा गुणे साइन बीटा कितना होगा साइन स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होता है कास स्क्वायर बीटा के। कास स्क्वायर बीटा को कौन से बाहर निकालोगे तो कास बीटा मिल जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 64 का कास बीटा, यहाँ पर 1 मिनट चेक कर लेता हूँ भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर बीटा, तो इसका आंसर आपका कास बीटा आना चाहिए। कास बीटा क्वेश्चन नंबर 64 1 मिनट भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा चलिए ठीक है, ये आपका कास बीटा आंसर होगा। साइन के पदों में तब आपका आंसर आता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है ना, साइन के पदों में तब आपका आंसर आएगा जब यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकालोगे 90 माइनस अल्फा के रूप में, यानी कि यदि आप बीटा के जगह पर 90 माइनस अल्फा रख दोगे तो जो आपका कास बीटा आंसर आया है ये आपका साइन अल्फा के पदों में आएगा। तो इसको आप सॉल्व करके बताइएगा, करना कुछ नहीं है। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालोगे तो 90 माइनस अल्फा, तो जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ पर आप 90 माइनस अल्फा रखोगे तो जो आपका आंसर आएगा अल्फा के रूप में आएगा और साइन के पदों में आएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65 को, तो क्वेश्चन नंबर 65 है आपका डियर स्टूडेंट, यदि 1 प्लस 10 है और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 10 बी बराबर 2, तो a प्लस बी का मान क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 को आप ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस का 10a और 1 प्लस का 10b बराबर आपका 2 है, तो a प्लस बी का मान बताना है। तो सबसे पहले दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराओ, तो 1 प्लस का 10b प्लस का 10a का गुणा कराओगे तो मिलेगा आपको 10a प्लस का 10a इंटू का 10b बराबर 2 के रूप में। अब देखिएगा इसको आप एक सीक्वेंस में जमा दो, तो 10a प्लस 10b प्लस 10b 2 है राइट साइड में, जब एक आपका उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा यानी 1 बचेगा, और 10b को आप राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस का 10a इंटू का आपका हो जाएगा 10b के रूप में। अब देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10a प्लस का 10b, जो आपकी पूरी वैल्यू राइट साइड में इसको हम बट्टे में लेकर आते हैं, तो 1 माइनस का 10a इंटू का 10b बराबर आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ध्यान से आप इस पूरी वैल्यू को देखिएगा, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b किसका फार्मूला है 10a प्लस b का फार्मूला है। किसका फार्मूला है 10a प्लस b का। यह जो पूरी वैल्यू है 10a प्लस b का फार्मूला है। एक को हम 10 के पदों में क्या लिख सकते हैं, एक को हम 10 के पदों में लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। क्यों?
टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 10 से 10 कैंसिल कर दो तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो आपका 45 डिग्री होगा। लेकिन जितने भी ऑप्शन दिए गए सब रेडियन में दिए गए हैं, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 66 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 66 है आपका डियर स्टूडेंट, ए और बी किसी कार्य को 10 घंटे में करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 15 घंटे में करते हैं, जबकि ए तथा सी उसी कार्य को पूरा करने में 12 घंटे लेते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 66 को। ए और बी किसी कार्य को 10 घंटे में करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 10 घंटे में पूरा करते हैं, और बी और सी मिलकर के उसी कार्य को 15 घंटे में, यानी कि बी और सी मिलकर के उसी कार्य को 15 घंटे में, और सी और ए मिलकर के उसी कार्य को 12 घंटे में पूरा करते हैं। तो आपको यह बताना है कि बी अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 60। यहाँ से देखो ए और बी की क्षमता कितनी आएगी, 10 छक्का 60, और यहाँ से बी और सी की क्षमता कितनी आएगी 4, और यहाँ से सी और ए की क्षमता कितनी आएगी 12 25 7, यानी कि 5 आ जाएगा। यानी ए और बी की क्षमता 6, बी और सी की क्षमता 4, और सी और ए की क्षमता आपका 5 है। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, तो ए भी आपका 2 बार है, बी भी आपका 2 बार है, और सी भी आपका 2 बार है। यानी हम लिख सकते हैं 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, ये आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो आपका 15/2 हो जाएगा। आपको निकालना है बी की क्षमता, आपको निकालना है बी की क्षमता, क्योंकि बी जो है उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो ए और सी का जो मान है 5, यानी कि ए और सी का मान यदि मैं घटा दूं तो बी का मान पता चल जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा 15/2, और ए और सी का 5 है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो बी की जो क्षमता आएगी वो आपको मिल जाएगी 5/2, यानी कि बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो आपका है 5/2। तो टोटल तो कम हुआ है 60, इस 60 काम को 5/2 की दर से बी करेगा तो हो जाएगा आपका 60 गुणे 2/5, 5 से काटोगे तो 5 बनेगा 7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 दूना 24 घंटा, यानी कि 24 घंटे में बी जो है उस पूरे कार्य को कर लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 66 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 67, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 67 को भी। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका डियर स्टूडेंट, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज रुपया 8,000, 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का आता है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर साधारण ब्याज की गणना की गई थी। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 67 है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज में घुमाया है। ध्यान से देखिएगा, बोला है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज रुपया 8,000, 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर साधारण ब्याज की गणना की गई थी। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 67 को। सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय/100। तो मूलधन तो आपको पता नहीं है, गुणे दर की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, दर की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 8%, और समय का मान दे रखा है 3, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 100। तो 4 दूना 8 और 4 25 संयमी 100, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा वो आपका 6p/25 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है।
अब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि मिश्र दर पता होना चाहिए। तो ए बराबर आपका होता है पी 1+r/100 पे पावर आपका होता है यह। तो पी की वैल्यू आपका है 8000, 1+r की वैल्यू 10 है डिवाइडेड बाय 100 और n की वैल्यू आपका है 2। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फाइनली आपको मिल जाएगा 8000 गुणे 11/10 गुणे 11/10, क्योंकि 10 की 11/10 का स्क्वायर करोगे तो 11/10 गुणे 11/10, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी करना क्या है 80 गुणे आपको कर देना है 121। तो गुणा करा तो 1 जीरो 8 एकम 8, 8 दूना 16 को 6, 8 एकम 8 9, यानी कि 9680 आपका मिश्र धन हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हो? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए डियर स्टूडेंट मिश्र धन में से आपको मूलधन घटाना होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन घटाना होता है। 9680 में से आप 8000 घटाओगे तो 1680 आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है डियर स्टूडेंट कि साधारण ब्याज की गणना कीजिए यदि आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का आधा हो। साधारण ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा हो। तो साधारण ब्याज आपने देखा है 6p डिवाइडेड बाय 25 है, जो आपका साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1680 है, इसका आधा कर दो। यहाँ तक आपको क्लियर है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, ठीक है। अब 6 से काटो तो 6 दूना 12 बचे 4 8 6 दे 48 जीरो हो जाएगा। फिर 2 से काटो तो 2 एकम 2 2 चौक 8 जीरो, यानी पी की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगा 140 गुणे 25। तो 25 जीरा जीरो, 25 चौक 100 को जीरो। अब 25 से कम 25 और 10 कितना हो जाएगा 3500, यानी पी का जो मान आएगा वो आपका 3500 आ जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा आपका टफ था, लेकिन ट्रिक से सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है उसी तरीके से आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 68 को आप ध्यान से समझिए। बोला यदि एक गोला तथा एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तो उनके आयतनों का अनुपात बताओ। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 68 को। इधर मैं लिख लेता हूँ गोला वाला और इधर मैं लिख लेता हूँ अर्धगोला वाला। बोला है गोला और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² में मान लेता हूँ, और जो आपका अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है डियर स्टूडेंट 3πr²। तो मैंने मान लिया गोले की जो त्रिज्या है कैपिटल आर है और अर्धगोले की त्रिज्या आपका स्मॉल आर है। अब देखना ये आपका पाई से पाई कैंसिल, दोनों के वक्रपृष्ठ आपस में बराबर है तो मैंने बराबर कर दिया। तो 4r² की जो वैल्यू होगी वो आपका 3r² की, तो r² बटे स्मॉल r² की वैल्यू होगी 3/4 की होगी। तो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो आपका कड़ी में 3/2 हो जाएगा। आपको बताना है उनके आयतनों में अनुपात। तो आयतनों में अनुपात देख लेते हैं। तो देखो जो गोले का आयतन होता है वो आपका कितना होता है 4/3 πr³ और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो आपका 2/3 πr³। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 दूना 4, ठीक है। यानी मिलेगा आपको 2r³ अनुपात r³ के रूप में। आप सारी वैल्यू रख दो। तो देखो 2 कैपिटल आर की वैल्यू कड़ी में 3, कड़ी में 3 का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 3 कड़ी में 3 अनुपात r³। r का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 मिल जाएगा। काट दो 2 चौका, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 कड़ी में 3 अनुपात 4 के रूप में। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3/4 अनुपात 1 के रूप में। इस तरीके से गोला और अर्धगोला के आयतनों में जो अनुपात होगा वो आपका 3 कड़ी में 3
बट्टे का 4:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 69, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 69 को भी। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका डियर स्टूडेंट, यदि बिंदु पी एक्स कामा वाई और ए कामा 0 के बीच की दूरी आपका a प्लस एक्स है, तो वाई स्क्वायर का मान क्या है ये आपको बताना है। p की जो वैल्यू दे रखा है x कामा वाई है, और जो a की निर्देशांक दे रखा है वो आपका a कामा 0 है। तो आपको बताना है कि a प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, जबकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपका a प्लस एक्स है, यानी कि x कामा y और a कामा 0 के बीच की जो दूरी है वो आपका a प्लस का x है। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो रूट ओवर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका हो जाएगा रूट ओवर y2 की वैल्यू कितना है 0 माइनस y1 की वैल्यू y है का होल स्क्वायर प्लस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू a है x1 की वैल्यू x है बराबर a स्क्वायर, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे रखा है a प्लस का x। अब करते क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो y स्क्वायर प्लस का a माइनस x का होल स्क्वायर बराबर a प्लस x का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो तो y स्क्वायर प्लस का a माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2ax, और इसका स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का 2ax, a स्क्वायर से a स्क्वायर x स्क्वायर से x स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4ax। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 69 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 70, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 70 को। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है कि यदि n+2 और n+4 अभाज्य संख्याएं हैं तो n के लिए संभव हल की संख्या होगी, यानी n+2 और n+4 में, यानी कि n+2 और n+4 में आप n का कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे कि आपकी ये दोनों जो संख्याएं हैं वो आपका अभाज्य होंगी। तो हमेशा आपका एक ही कंडीशन बनेगा, जब n की वैल्यू आप अभाज्य संख्या रखोगे तो ही आपका जो n+2 और n+4 का मान होगा वो आपका अभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर यदि n का मान 1 लोगे तो 1+2 आपका k हो जाएगा। n का मान लो यहाँ पर भी 1 ले लेते हो तो 1+4 आपका 5 है, यह भी अभाज्य हो गया, यह भी अभाज्य हो गया, यानी n की जो वैल्यू लेना होगा वो आपका अभाज्य हो गया। पहला अभाज्य संख्या मैंने 1 लिया, अब दूसरा मैं 3 लेता हूँ तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 3 लोगे तो 3 और 4 7, यानी कि एक ही कंडीशन बनता है। यदि मैं n की वैल्यू अभाज्य संख्या लूंगा तो आपका दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, यानी क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपका है, यदि समीकरण x² बटे a प्लस x अपान b प्लस 1 अपान c का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 71। देखो x² अपान a प्लस का x अपान b प्लस का 1 अपान c बराबर 0। क्वेश्चन में बोल रखा है एक मूल जो है दूसरे मूल का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले मैं पहला मूल मैं मान लेता हूँ x है, तो दूसरा मूल क्या होगा 1 अपान x होगा, क्योंकि जो आपका एक मूल है दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, यानी यदि आपका एक मूल x होगा तो दूसरा मूल क्या होगा 1 अपान x, क्योंकि जो आपका एक मूल है दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, यानी एक मूल x होगा तो दूसरा मूल आपका 1 अपान x होगा। आपको संबंध ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है। मूलों का गुणनफल आपका होता है c/a,
यानी अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद आपका है 1/c और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका है 1/a। तो अल्फा की वैल्यू x है और बीटा की वैल्यू आपका 1/x है और a आपका a ऊपर जाएगा बटे का c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो x से x कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा a बराबर c। इस तरीके से a बराबर c आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपका है डियर स्टूडेंट, यदि x क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस 21 को 2x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल माइनस का 21 आता है तो k का मान क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 और 73 की ओर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 74 और क्वेश्चन नंबर 75 को आप सॉल्व कीजिए। तो देखिएगा एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यू माइनस का के एक्स स्क्वायर अब माइनस का 13x माइनस का 21 माइनस का 13x माइनस 21, ये आपको समीकरण दे रखा है। को 2x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल आपका माइनस का 1 को आपको किससे भाग दिया जाता है 2x माइनस का 1 से भाग देने पर शेषफल आपका माइनस का 21 आता है। तो 2x माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 1/2, तो x का मान यहाँ पर हम 1/2 रख देते हैं। ठीक है, लेकिन बोला है कि 2x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल आपका माइनस का 21 आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो x का मान 1/2 का क्यूब माइनस a गुणे 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस का 13 गुणे 1/2 करोगे 13/2 हो जाएगा। अब माइनस का 21 है ही, अब शेषफल कितना आता है माइनस का 21, क्योंकि मैंने x 2x माइनस 1 से पूरे समीकरण में भाग दिया तो शेषफल आपका माइनस 21 से माइनस 21 कैंसिल 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस का 1/4 अब माइनस का 13/2 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब एलसीएम आपका आएगा 8, 1 माइनस का 2 के माइनस का 2 से भाग दोगे 8 को तो 4 बार में 8 13 चौको कितना हो जाएगा 52 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपको मिलेगा माइनस का 2 के ये आपका प्लस में क्या आया माइनस का 13x है प्लस का 13x है भाई, ये प्लस है ये प्लस है ये आपका प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 2 के प्लस का 53 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे तो 53/2 मिल जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 को आप ध्यान से देखिएगा, बोला है यदि a तथा b दो समुच्चय हैं तो a यूनियन b डैश इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b a डैश इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा। तो इसका जो मान आता है हमेशा फाई आता है, क्योंकि a यूनियन b का डैश है और इंटरसेक्शन इन्होंने लगा रखा है a डैश इंटरसेक्शन b भी। तो ऐसी कंडीशन में आपका रिक्त समुच्चय बनता है जिसका मान आपका फाई होता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है IERT एंट्रेंस एग्जाम 2017 के क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 73 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। जो आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 74 है और जो आपका क्वेश्चन नंबर 75 है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इन क्वेश्चनों का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।